क्या होता अगर 80 साल का अडल्ट मॉड्यूलो यूजी अपनी सारी मेमोरीज के साथ एक बार फिर से पैदा हो पाता, यानी कि उसके हाथ लग जाता लाइफ का एक रिवाइंड बटन और बूम, सडनली यूजी एक बार फिर से रिस्पॉन हो चुका है। इस टाइमलाइन में बचपन से ही यूजी के पास अपनी सारी मेमोरीज है, बहुत सारी पावर्स है एंड टॉप ऑफ ऑल 87 साल का एक्सपीरियंस भी है। लेकिन यूजी कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो फंस चुका है एक न्यूबॉर्न बेबी के शरीर में। तो क्या इस ऑल्टरनेटिव टाइमलाइन में यूजी रोक पाएगा शिबुया इंसिडेंट के मैसेकर को, अपने दोस्तों और टीचर्स की डेथ को, और फाइनली क्या वो गोजो को भी मरने से रोक पाएगा? अब तुम लोग इस बात को समझने की कोशिश करो कि बचपन के जो ये शुरुआती साल होने वाले हैं ये यूजी के लिए बहुत मुश्किल होंगे, क्योंकि इस पॉइंट तक यूजी ने सारी वर्स्ट पॉसिबल चीजें एक्सपीरियंस कर रखी है, जैसे कि कलिंग गेम, शिबुया इंसिडेंट, अल्टीमेटली कई सारे लोगों की मौत या तो यूजी के सामने या फिर यूजी के हाथों खुद। इसी वजह से यूजी की सारी इनोसेंस और अच्छाई जो कि हमने स्टार्टिंग के यूजी में देखी थी वो सारी मर चुकी है। इसी वजह से वो एक कोल्ड हार्टेड और बैड एस कैरेक्टर बन चुका है तोजी फुशिगुरो की तरह। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले क्या तुम लोगों ने क्रोनो कथा के बारे में सुना है? नहीं, ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है और लगता भी नहीं कि मुझे कोई स्पॉन्सरशिप मिलेगी। क्रोनो कथा हमारा ही एक इनिशिएटिव है, एक यूट्यूब चैनल है जहां पर हम 2D एनिमेशन के साथ हिस्ट्री को प्रेजेंट करेंगे। सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं करेंगे, उसे एंटरटेनिंग भी बनाएंगे। इस चैनल से रिलेटेड हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत बड़ा विजन है, लेकिन उसके बारे में कभी और बात करेंगे। कोई वीडियो अभी चैनल पर नहीं है लेकिन बहुत जल्दी आने वाली है, तो सबसे पहले उस वीडियो का मजा उठाने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को। अब वापस बढ़ते हैं स्टोरी में आगे। बचपन में यूजी की हालत बिल्कुल एक टिपिकल न्यूबॉर्न जैसी ही है, ना बोल सकता है, ना चल सकता है, यहाँ तक कि बाथरूम भी कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब फुल डिपेंडेंसी मोड पर। शुरुआत में तो यूजी को समझ ही नहीं आता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। क्या वो रियल लाइफ में मरने वाला है जिस वजह से उसकी आंखों के सामने पूरी उसकी लाइफ फ्लैश हो रही है? लेकिन कुछ ही टाइम में यूजी समझ जाता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अपने 80 साल के जीवन में यूजी ने ऑलरेडी इतना सब कुछ देख लिया है कि इस रीबर्थ के कॉन्सेप्ट से उसको बिल्कुल हैरानी ही नहीं हो रही। अब यूजी शुरू से ही जानता है कि उसका जन्म नॉर्मल नहीं था। एक एंशिएंट सॉर्सरर केंजाकू ने उसकी मॉम काओरी इतादोरी की बॉडी को पॉजेस कर लिया था। फिर उसने यूजी के फादर जिन के साथ मिलकर उसे जन्म दिया था और जन्म के टाइम ही यूजी के अंदर सुकुना की एक फिंगर को भी सील कर दिया था। लेकिन यहाँ ट्विस्ट तब आता है जब बर्थ के बाद केंजाकू ने काओरी की बॉडी को छोड़ दिया था और अपने अगले प्लान पर निकल गया था, जिसका मतलब यूजी का बचपन एक्चुअली उसके फादर जिन और ग्रैंडफादर वासुके के साथ ही गुजरता है। हो सकता है केंजाकू दूर से यूजी पर नजर रखता हो क्योंकि वो सुकुना का परफेक्ट वेसल है, लेकिन उस पर हर समय निगरानी नहीं रखता है, जिसका मतलब यूजी बिना शक की नजरों में आए नॉर्मल होने की एक्टिंग करते हुए फ्यूचर की तैयारियां कर सकता है और इसीलिए वो बचपन से ही प्लानिंग स्टार्ट कर देता है। उसकी बॉडी ऑलरेडी इंजीनियर्ड है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्पीड के साथ, जैसा कि ओरिजिनल स्टोरी में भी था। जैसे ही यूजी 2 साल का हो जाता है वो वर्कआउट करना स्टार्ट कर देता है, पुशअप्स लगाना, बैलेंस प्रैक्टिस करना और अपने रिफ्लेक्सेस को एनहांस करना, ताकि यूजी अपनी इस नई बॉडी के ऊपर जल्द से जल्द कंट्रोल ले सके। देखते ही देखते यूजी एलिमेंट्री स्कूल में आ जाता है, फिर मिडिल स्कूल में और फाइनली हाई स्कूल में। इस दौरान यूजी कुछ भी मेजर चेंजेस नहीं करता है, क्योंकि अगर वो कुछ भी मेजर चेंज करता है स्टोरी में तो डोमिनो इफेक्ट की तरह एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी चीज भी अफेक्ट होती जाएगी। इन मेजर चेंजेस की वजह से पूरी टाइमलाइन अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगी और यूजी जिसे केवल एक ही मौका मिला है वो उसके साथ रिस्क नहीं ले सकता। इसीलिए पूरी स्कूलिंग के दौरान यूजी केवल खुद पर ही काम करता है, अपनी बॉडी को ट्रेन करता है, अपनी कर्स्ड एनर्जी को एनहांस करता है और जितनी भी टेक्निक्स उसने इन 80 सालों में सीखी थी वो सारी की सारी इस नई बॉडी के साथ ट्रेन करता है। लेकिन यूजी वो सारी गलतियां भी नहीं करता है जो कि उसने पिछली बार करी थी, इसीलिए वो जितना भी टाइम अपने फादर और ग्रैंडफादर के साथ रहता है उन्हें प्रॉपर अटेंशन देता है और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। जिसके बाद फाइनली स्टार्ट होती है हमारी सीजन 1 की टाइमलाइन, जब यूजी के ग्रैंडफादर वास्के की डेथ हो जाती है 2018 में। डेथ वाला पूरा दिन यूजी अपने ग्रैंडफादर के साथ ही बिताता है, ये झूठ बोलकर कि आज उसके स्कूल की छुट्टी है। ओरिजिनल टाइमलाइन में यूजी अपने ग्रैंडपा की डेथ की वजह से इमोशनली ओवरवेल्म हो जाता है, लेकिन इस बार जो अपने ग्रैंडफादर से भी बूढ़ा यूजी है वो बड़ी ही शांत होते हुए उसके ग्रैंडफादर के आखिरी शब्द सुनता है, जब उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम एक स्ट्रॉन्ग
लड़के हो तो दूसरों की मदद करना। यूजी चुपचाप ये बात सुनता है और मन ही मन में सोचता है कि इस बार मैं सबके सबको बचा लूंगा। जिसके बाद उसके ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है और यूजी बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता। ये सब हो जाने के कुछ ही देर बाद वहाँ पर मेगुमी आ जाता है और यूजी इस बार सब कुछ जानता है कि मेगुमी क्यों आया है और कौन है। यूजी बिना टाइम वेस्ट करे मेगुमी को लेकर स्कूल पहुंच जाता है। इससे पहले कि ओकल्ट क्लब मेंबर्स सुकुना की फिंगर को खोल पाते, यूजी वहां पहुंचकर उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को छीन लेता है और हाथों हाथ बिना कुछ सोचे सुकुना की फिंगर खा लेता है। सुकुना पहली बार में यूजी पर कंट्रोल लेने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी इस बार बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए चाहकर भी सुकुना उस पर कंट्रोल नहीं ले पाता और इस चीज से वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। ये देखकर मेगुमी कंप्लीटली शॉक्ड रह जाता है और यूजी को ईवल समझने लगता है और यूजी की पावर को देखकर वो माहोरागा को भी समन करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वहां आ जाता है सातोरु गोजो और एक बार फिर से अपना बैड एस 10 सेकंड टेस्ट करता है, जिसमें यूजी आसानी से पास हो जाता है क्योंकि उसका तो पूरा कंट्रोल है ना सुकुना पर। लेकिन उस 10 सेकंड की फाइट के दौरान गोजो ये चीज तो नोटिस कर ही लेता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से वो यूजी को एक अच्छा एडिशन समझता है जुजुत्सु हाई में। जिसके बाद ट्रेनिंग और कैरेक्टर इंट्रोडक्शन आर्क्स में हम देखते हैं कि यूजी कर्स्ड एनर्जी और टेक्निक्स को बहुत जल्दी मास्टर करता जा रहा है और कुछ ही दिनों में वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जिस वजह से मेगुमी और नोबारा यूजी को पहले की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। इस बार वो यूजी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि भले ही उनका एकेडमिक ईयर सेम है, लेकिन यूजी और उनकी पावर लेवल में जमीन आसमान का अंतर है। और इसीलिए जब भी वो किसी मिशन पर जाते हैं, जैसे कि वो पहला स्पेशल ग्रेड वाला मिशन, तो वहां पर भी नेगेटिव टू लो डिफिकल्टी पर यूजी उस कर्स को मार मार कर उसका कुत्ता बना देता है, जिस वजह से वहां पर कोई भी इंजर्ड नहीं होता और यूजी की टेम्पररी डेथ भी नहीं होती है। जिसके बाद यूजी जितनी भी कर्स्ड स्पिरिट्स को फेस करता है उन सभी को बड़ी आसानी से हरा देता है क्योंकि इस पॉइंट तक केवल यूजी की रॉ स्ट्रेंथ ही बहुत ज्यादा हो चुकी है। उसके ऊपर से यूजी की कर्स्ड टेक्निक पर मास्टरी। जिसके बाद फाइनली आता है जुनपे आर्क, जहां पर हम पहला मेजर चेंज देखते हैं कहानी में। ओरिजिनल टाइमलाइन में जुनपे मारा जाता है, लेकिन इस बार यूजी ऐसा होने नहीं देगा। यूजी लेट होने से पहले ही माहितो और जुनपे के पास पहुंच जाता है और वहां पर वो डायरेक्टली माहितो को टारगेट करना शुरू कर देता है। माहितो वही अपना क्लासिक मूव ट्राई करता है, यूजी को इमोशनल मैनिपुलेशन ट्रैप में डालने का, लेकिन यूजी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जुनपे को माहितो से अलग करता है। जिसके बाद वो माहितो को मार मार कर उसका भी कुत्ता बना देता है और इससे पहले यूजी उसे वही मारकर खत्म कर पाता, जैसे तैसे माहितो वहां से बचकर भाग निकलता है और इस वजह से यूजी को बहुत बुरा लगता है कि उसने माहितो को जाने दिया जबकि वो उसे मार सकता था। और इसीलिए यूजी सोचता है कि अगली बार जब माहितो उसके सामने आएगा तब वो बिना टाइम वेस्ट करे ही उसे खत्म कर देगा। जिसके बाद हम देखते हैं क्योतो गुडविल इवेंट, जहां पर अगेन यूजी को चूज करा गया है तोदो को फेस करने के लिए, लेकिन इस बार मजबूरन नहीं, यूजी खुद ही तोदो को फेस करना चाहता था। जिसके बाद इवेंट में फाइनली यूजी तोदो से भिड़ता है और इस बार भी तोदो के वुमेन्स टेस्ट वाले सवाल पर यूजी का सेम ही जवाब होता है, जो सुनकर तोदो की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और वो यूजी को फिर से अपना बचपन का साथी मान बैठता है। स्किप टू दी हानामी इंसिडेंट, एक बार फिर से हानामी अपीयर होता है, लेकिन इस बार गोजो की जरूरत ही नहीं है, यूजी और तोदो ही काफी है हानामी को मार मार कर उसका कुत्ता बनाने के लिए। क्योंकि इस बार तोदो मेन शो नहीं है, इस बार वो साइड शो है, क्योंकि हमारा इस बार ओवर पावर्ड यूजी माहितो की तरह हानामी को नहीं जाने देगा। इसीलिए यूजी बहुत ही कम डिफिकल्टी के साथ वहीं और तभी हानामी को मार देता है और जब तक गोजो बैरियर को तोड़कर वहां पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हानामी ऑलरेडी मारा जा चुका है। और जैसे ही ये खबर केंजाकू तक पहुंचती है वो भी टेंशन में आ जाता है कि आखिर ये सुकुना का वेसल इतना ओवर पावर्ड कैसे है। जिसके बाद शिबुया इंसिडेंट की घड़ी पास आने लगती है स्टोरी में, लेकिन इस पॉइंट तक यूजी ने कोई भी मेजर चेंज नहीं करा है क्योंकि उसे इस बात का डर है कि किसी छोटे चेंज की वजह से भी फ्यूचर में कोई बड़ा चेंज ना हो जाए। साथ ही तुम लोग भी इस बात को समझो कि शिबुया इंसिडेंट को अवॉइड करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आज उसे अवॉइड कर भी दिया तो वो किसी और फॉर्म में किसी और लोकेशन पर इंसिडेंट हो जाएगा। जरूरी है तो ये कि शिबुया इंसिडेंट को कंट्रोल करना, कम से कम सिविलियंस की मौतें होना, केंजाकू से जुड़ी सारी कर्सेस को एलिमिनेट करना और इन दी एंड गोजो को अनसील होने से रोकना। तो अब स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास दो मेजर सिनेरियोज हैं। पहला तो ये कि यूजी गोजो का ट्रस्ट जीत कर उसके काफी क्लोज आ जाता है
और शिबुया इंसिडेंट होने से पहले ही वो केंजाकू का प्लान रिवील कर देता है कि भाई वो गेतो नहीं है, केंजाकू है जो कि ब्रेन हॉपिंग टेक्निक का यूज करता है और फिलहाल अभी गेतो की बॉडी में है। ये जानने के बाद डेफिनेटली गोजो केंजाकू के जाल में नहीं फंसेगा। इनफैक्ट अडल्ट यूजी और गोजो मिलकर बाकी सारी कर्सेस को मार मार कर उनका कुत्ता बना देंगी और इसी के साथ स्टोरी शिबुया पर ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग सिनेरियो नहीं है। वही सिनेरियो नंबर 2 में जो कि इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें केंजाकू जो कि एक बहुत स्मार्ट सॉर्सरर है जिसके पास हजारों सालों का एक्सपीरियंस है और उसके प्लान फेल हो चुके हैं कई सारे ऑलरेडी, वो अपने एक्सपीरियंस से ये समझ जाता है कि यूजी के पास वो सारी इंफॉर्मेशन है जो कि उसके पास नहीं होना चाहिए थी। अब शायद वो ये ना समझ पाए कि यूजी ने टाइम ट्रैवल ही कर लिया है, लेकिन वो इतना तो समझ जाएगा कि सुकुना की पावर से या फिर मैंने ही कोई ऐसा स्मार्ट वेसल बना दिया है जो कि इतना स्मार्ट है कि आने वाले खतरों को पहले ही भाप लेता है। और इसी वजह से केंजाकू गोजो को सील करने के प्लान में कई सारे चेंजेस कर देता है जिसके बारे में यूजी कंप्लीटली अनअवेयर था और किसी ना किसी तरीके से केंजाकू फाइनली गोजो को सील कर ही देता है। ये थी वही सेम 31 अक्टूबर 2018 की हैलोवीन नाइट जहां पर केंजाकू के चेंज्ड प्लान की वजह से गोजो शिबुया मैसेकर से पहले ही सील हो चुका है और अब फाइनली हमारा मॉड्यूलो यूजी एंटर करता है शिबुया स्टेशन में। उसके सामने पहला एनिमी आता है ग्रास हॉपर कर्स, वही बेवकूफ और अनोइंग वाला कर्स जो कि बेवकूफों जैसे क्वेश्चंस पूछता था। लेकिन इस बार यूजी बिल्कुल फाइटिंग स्टैंस नहीं लेता, दोनों हाथ कैजुअली पॉकेट में डालकर और सीधा आगे बढ़ते हुए स्लैश बिना एक भी सेकंड वेस्ट करे यूजी उस कर्स का काम तमाम कर देता है। क्योंकि फ्यूचर को जानते हुए भी वो गोजो को नहीं बचा पाया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे दोस्त भी हैं जिन्हें वो बचा सकता है। जिसके बाद वो बिल्कुल ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह आगे बढ़ता है और मेगुमी से मिलता है। वहाँ पर उसका सामना होता है वो आवासाका वाले अंकल से। अंकल एक भी शब्द बोल पाते उसके पहले ही बूम, सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही वो हजारों टुकड़ों में कट जाता है। इंस्टेंट डेथ। मेगुमी अपनी जगह पर ही खड़ा रह जाता है, हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि वो जानता था कि यूजी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मेगुमी यही सोचने में पड़ जाता है कि आखिर यूजी के पास इतनी सारी पावर्स कहां से आई। लेकिन यूजी उससे कहता है कि हमारे पास वेस्ट करने के लिए अभी टाइम नहीं है, काम बहुत सारा है और बहुत सारे लोगों को बचाना है। जिसके बाद यूजी बिना टाइम वेस्ट करे सारे इवेंट्स को स्पीड रन करता है। वो तुरंत इनो की हेल्प करने पहुंच जाता है जहाँ पर वो बूढ़ी दादी और उनके ग्रैंडसन का प्लान शुरू करने से पहले ही यूजी खत्म कर देता है, यानी कि दोनों को मार देता है। इस टाइमलाइन में इनो तो बच जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तोजी रिवाइव नहीं हो पाता है। आई मीन कम ऑन, तोजी का रिवाइव होना शिबुया का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था। खैर ओरिजिनल में यहाँ पर यूजी और मेगुमी अलग होने वाले थे, लेकिन इस बार वो अलग नहीं होते हैं। यूजी, इनो और मेगुमी तीनों साथ में शिबुया के अंदर बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद उनका सामना होता है चोजो से, लेकिन इस बार यूजी लड़ने के मूड में नहीं था। वो सीधा बता देता है कि तुम मेरे बड़े भाई हो। मेगुमी और इनो ऑब्वियसली ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। लेकिन जैसे ही यूजी सच बताता है, चोजो के दिमाग में वो सारी चीजें फ्लैश होने लगती हैं, वो अजीब सी मेमोरीज, बिल्कुल वैसे ही जैसी ओरिजिनल टाइमलाइन में आई थी। और ये रियलाइजेशन हिट करने के बाद यूजी और चोजो की फाइट कैंसिल हो जाती है और अब वो दोनों एक ही टीम में आ जाते हैं। जिसके बाद अगला टारगेट है माकी और नानामी की हेल्प करना। वो लोग स्टेशन के नीचे पहुंच जाते हैं जहां पर डैगोन ने ऑलरेडी अपना डोमेन एक्टिवेट कर रखा था, लेकिन वो लोग मेगुमी की हेल्प से डोमेन के अंदर घुस जाते हैं। ओरिजिनल टाइमलाइन में यहाँ पर तोजी आया था और उसने डैगोन को मार मार के उसका कुत्ता बनाया था, लेकिन इस टाइमलाइन में वही सेम काम करता है यूजी इतादोरी। यूजी बिल्कुल तोजी की ही तरह डैगोन को डोमिनेट करता है और गेस व्हाट, मार मार कर उसका भी कुत्ता बना देता है। बहुत ही कम टाइम में डैगोन भी खत्म और डोमेन भी खत्म। यह देखकर माकी, मेगुमी, नानामी सब लोग शॉक में खड़े थे कि आखिर अभी अभी क्या हुआ, इतने पावरफुल कर्स्ड स्पिरिट को कुछ सेकंड्स में ही खत्म कर दिया। लेकिन अब शांति के रंग में भंग डालने आ गया था जोगो, जो डैगोन का बचा हुआ हाथ उठाता है और समझ जाता है कि इन लोगों ने ही डैगोन को मारा है। यह देखकर जोगो तो गुस्से में आ ही गया था, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जोगो को देखकर अब यूजी भी गुस्से में आ चुका है, क्योंकि यूजी को याद आ जाता है कि यही वो कर्स्ड स्पिरिट है जिसने उसे सुकुना की फिंगर्स खिलाई थी, जिसके बाद सुकुना ने टेक ओवर कर लिया था उसकी बॉडी के ऊपर और तभी शिबुया मैसेकर हुआ था। बस जोगो को सामने खड़ा देखना ही काफी होता है यूजी के अंदर के पूरे गुस्से को वापस निकालने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जोगो को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो किस लेवल के ओपोनेंट को फेस कर रहा है, जिसका मतलब जोगो ने यहाँ पर आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। जिसके बाद जोगो माकी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो जैसे ही अटैक करने वाला था
माकी को टच करने से पहले ही उसका हाथ कट कर जमीन पर गिर जाता है और उस मोमेंट पे सब कुछ रुक जाता है। यूजी अपने हाथ से कैजुअली जोगो की फेस की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है डिसमेंटल। अगले ही पल जोगो पूरी तरह टुकड़ों में कट जाता है, इतनी जल्दी कि उसे संभलने का तो क्या समझने का भी टाइम नहीं मिला कि आखिर अभी अभी हुआ क्या। नानामी, नोबारा, मेगुमी, माकी और सभी लोग शॉक में खड़े रह जाते हैं। बाय द वे वहाँ पर चोजो और नाओबितो भी प्रेजेंट थे क्योंकि वो भी नहीं मरे ना। सभी लोगों को एक के बाद एक शॉक दे रहा था यूजी बार बार अपनी पावर्स का लेवल अप करके। सभी लोग बस यूजी से ये जानना चाहते थे कि आखिर वो ये सब कर कैसे पा रहा है, लेकिन यूजी इसका कोई क्लियर जवाब नहीं देता क्योंकि उसके पास अभी भी बहुत सारा काम है खत्म करने के लिए। और इसी बीच वहाँ पर हारुता भी आ जाता है, लेकिन इस बार उसकी किस्मत उसे बचा नहीं पाती। अब यूजी के दिमाग में चल रहा था केवल और केवल माहितो को ढूंढना, क्योंकि इस टाइमलाइन में पहले भी माहितो उसके हाथ से बचकर निकल चुका था, लेकिन इस बार यूजी उसे जाने नहीं देगा। जिसके बाद वो ग्रुप को छोड़कर सीधा माहितो को ढूंढने निकल जाता है, क्योंकि बिना ग्रुप के वो और तेजी से मूव कर पाएगा और यूजी को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता माहितो को ढूंढने में। लेकिन इस फाइट से पहले माहितो भी कॉशियस है, क्योंकि एक बार पहले भी इस टाइमलाइन में वो यूजी से भिड़ चुका है और जानता है कि यूजी कितना पावरफुल है, जिस वजह से माहितो वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन यूजी जो कि गुस्से में भी है और फुल्ली डेडिकेटेड है माहितो को मारने के लिए, वो उसे इतनी आसानी से वन शॉट खत्म नहीं करता है, उल्टा उसके साथ खेलने लगता है, बिल्कुल जैसे भेड़िया अपने शिकार के साथ खेल रहा हो। माहितो यहाँ वहां डर कर भागने लगता है और यूजी के डेडली अटैक्स खाने के बावजूद अधमरी हालत में जिंदा रहता है। यहाँ पर यूजी माहितो को इंटेंशनली नहीं मार रहा था, क्योंकि माहितो एक बेट की तरह, एक जाल की तरह काम करता है केंजाकू को बुलाने के लिए, और बिल्कुल वैसा ही होता है। माहितो के मरने से पहले केंजाकू वहाँ पहुँच जाता है उराओमे के साथ, और यहाँ पर केंजाकू एक ही नजर में सिचुएशन को समझ जाता है कि वो यूजी को नहीं हरा सकता। इसलिए वो फाइट करने की जगह माहितो को एब्जॉर्ब कर लेता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन यूजी जो कि ओवर पावर्ड है इस टाइमलाइन के लिए, वो इजीली केंजाकू को रोक लेता है। यूजी केंजाकू को एक ब्लैक फ्लैश मारने ही वाला होता है कि तभी उनके बीच में आ जाता है उराओमे। मात्र एक ब्लैक फ्लैश खाने से ही उराओमे बहुत दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। केंजाकू के साथ साथ बैटलफील्ड पर खड़े बाकी के सॉर्सरर्स ये देखकर हैरान थे कि आखिर ये इंसान भी है या नहीं, या फिर इसने ही सुकुना पर कंट्रोल ले लिया है और उसकी पावर्स यूज कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और केंजाकू जो कि एक बहुत स्मार्ट सॉर्सरर है, वो जानता है कि उसे यहाँ से निकलना जरूरी है, वरना उसके हजारों सालों की मेहनत पानी में फिर जाएगी। इसीलिए वो अपना सीक्रेट एस्केप मूव करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है कि तभी यूजी कहता है डोमेन एक्सपेंशन। ये सुनते ही केंजाकू अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसे अब समझ में आ चुका था कि अब बचने का कोई तरीका नहीं है। अपने डोमेन के अंदर यूजी बिल्कुल अनस्टॉपेबल हो जाता है, जहां पर वो लगातार कितनी ही बार ब्लैक फ्लैश यूज कर सकता है। यूजी एक के बाद एक कई सारे रिफाइंड अटैक्स यूज करता है, जिनके बारे में केंजाकू को कोई आइडिया भी नहीं था। केंजाकू को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता है, वो समझ ही नहीं पाता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कि तभी एंड में एक मैसिव डिसमेंटल के साथ यूजी हमेशा हमेशा के लिए केंजाकू का खेल खत्म कर देता है। बैटलफील्ड में फाइनली सन्नाटा छा जाता है, जिसके बाद यूजी आगे बढ़ता है और प्रिजन रिल्म को उठा लेता है। जिसके बाद वो लोग समहाउ तेंगेन के साथ मिलकर गोजो को अनसील करवा लेते हैं। अब फाइनली गोजो भी फ्री हो चुका है, सारी बुरी कर्सेस भी खत्म हो चुकी है और केंजाकू का प्लान भी फेल हो चुका है, यानी कि कलिंग गेम्स भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये बेस्ट टाइमलाइन है टू एवर एग्जिस्ट। इसमें कई सारे सॉर्सरर्स की भी जान बच जाती है, इनफैक्ट कई सारे सिविलियंस की भी जान बच जाती है, जो कि शिबुया इंसिडेंट में मारे जाने वाले थे। लेकिन अब मेगुमी की बहन कैसे अनसील होगी और गोजो कैसे अनसील होगा, उस बारे में हम बात नहीं करते हैं। ये सारी बातें यहाँ नहीं करते बेटे, छोटे नहीं, आप अपना काम कर, चल, जो काम पे ध्यान देना छोटे, चल, अच्छी चीजों के अंदर अच्छी बात।